गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 9th क्लास जिसमें हम सिविक्स का 3rd चैप्टर और उसका लास्ट टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। मीन्स इस टॉपिक से हम ये पता करेंगे कि जो भारत में चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक किन कारणों की वजह से हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ फैक्टर हमें समझ में आएंगे जिससे हमें पता चलेगा लोकतांत्रिक चुनाव किस वजह से हमारे देश में हो पा रहे हैं। चलिए इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। हम चुनाव में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहे हैं। अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा रहती है और आरोप लगाए जाते हैं। अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना मिलती है। मीन्स जब भी कहीं इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में गड़बड़ी हुई है या कोई भी धांधली हुई है तो उसकी न्यूज अखबार में या न्यूज चैनल पर हम देख पाते हैं। तो किस तरह की खबरें होती हैं देखिए। पहला, मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नाम को गायब करने की। कई बार ऐसी खबर आती है कि मतदाता सूची में फर्जी नाम डाले गए। ठीक है, 10 व्यक्तियों का फर्जी नाम। जी न्यूज ने किया खुलासा। ठीक है, आगे सेकंड, शासक दल सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की। मतलब जो शासक दल है जिसकी सरकार उस टाइम में है और इलेक्शन टाइम में वो क्या कर रहा है, सरकारी वाहनों का, सरकारी सुविधाओं का उपयोग कर रहा है मतलब तो वो दुरुपयोगी हो गया ना। हमने पीछे पढ़ा था कि वो सरकारी वाहन या सरकारी अधिकारी का उपयोग नहीं करेगा। ठीक है, तो वो इसमें उसकी भी कई बार आती है। तो जैसे एमएलए साहब पहुंचे सरकारी गाड़ियों में, तो इस तरह की न्यूज देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, अमीर उम्मीदवार और बड़ी पार्टी द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की खबर भी सुनते हैं ना। जैसे कोई भी उम्मीदवार का नाम यूज करके आप कह सकते हो कि करोड़ों रुपए खर्च करते हुए नजर आए। ठीक है, नामांकन के लिए जाते वक्त भी पैसों हजार के नोटों की मालाओं से लादा गया, तो वो पैसा ही खर्च होने लग रहा है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना। मतदान के दिन चुनावी धांधली मतलब जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन क्या किया जाता है, कहीं पर मतदाताओं को डराया जाता है या फिर फर्जी मतदान कर देते हैं। फर्जी मतलब जो व्यक्ति जिसका वोट था वो डाल ही नहीं रहा, कोई और ही उसकी जगह डाल देता है, तो ऐसे। नेक्स्ट, इनमें अनेक खबरें सही होती हैं। ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखते हुए हमें दुख होता है, पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियां इतने बड़े पैमाने की नहीं होती। बहुत ही हल्की फुल्की गड़बड़ियां होती हैं ये, कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दे। इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाएं तो यह बात ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है? इम्पॉसिबल है। जब तक पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक वो इलेक्शन में जीत नहीं पाएगी। मान लो गड़बड़ी कर लेगा, धांधली कर लेगा, कितनी धांधली कर लेगा, 8-10 वोटों की कर सकता है। अब जीतने के लिए तो लाखों के वोट चाहिए ना, हजारों में लाखों में वोट चाहिए, तो उसके लिए तो ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है कि इतने फर्जी वोट वो कर सके। इसलिए उसको जन समर्थन की बहुत जरूरत होती है। नेक्स्ट, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इस सवाल के विभिन्न पहलुओं पर सावधानी से गौर करें। अब कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, उनके बारे में डिटेल होगी। पहला पॉइंट है स्वतंत्र चुनाव आयोग। हमने चुनाव आयोग के बारे में पढ़ा था जिसकी स्थापना 1950 में कौन सी जनवरी को की गई थी? 25 जनवरी 1950 को की गई थी ना। ठीक है, और उसी को हम किस रूप में मनाते हैं? मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमने ये काम किया था। तो वही जो चुनाव आयोग है वो स्वतंत्र होना चाहिए। पढ़ते हैं, चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, इसे जांचने का एक सरल तरीका यह है कि यह देखना है कि उनका संचालन कौन करता है। अब जो चुनाव होते हैं उनका संचालन कौन करता है? चुनाव आयोग। क्या चुनाव करवाने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं या फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव और प्रभाव बनाती है? क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है? क्या वे इन शक्तियों को वास्तव में प्रयोग करते हैं? मीन्स ये क्वेश्चन बना दिए गए कि जो
चुनाव करवाने के लिए जिसका ये जिम्मा सौंपा गया है, क्या वो किसी राजनीतिक दबाव में तो नहीं है, वो अच्छे तरह से स्वतंत्र हैं या नहीं, क्या उनके पास वो सारी शक्तियां हैं जिससे वो चुनाव करवा सकते हैं, ठीक है, और उन शक्तियों का वो वास्तव में प्रयोग करते भी हैं या नहीं करते। तो ये चीजें इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफी हद तक सकारात्मक है, मतलब इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो पॉजिटिव ही है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं आती। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। मीन्स हमारे देश में जो चुनाव करवाए जाते हैं किसके द्वारा करवाए जाते हैं? चुनाव आयोग के द्वारा। अंडरलाइन करेंगे आप इसको। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। आगे सिर्फ रीड करना है। इसे न्यायपालिका के समान ही आजादी प्राप्त है। कर लो ये अंडरलाइन, न्यायपालिका के समान आजादी। आगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अंडरलाइन करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या है? चीफ कमिश्नर, ठीक है, ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के जो चीफ होते हैं उसका जो चुनाव किया जाता है किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, और वर्तमान में कौन है वर्तमान में चुनाव आयोग के? सुनील कुमार अरोड़ा। सुनील अरोड़ा भी बोल देते हैं, सुनील कुमार अरोड़ा भी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। उसको किसी को जो भी वो करेगा ना उसके प्रति वो किसी को जवाब नहीं दे, कोई भी उससे जवाब नहीं मांग सकता, ना तो सरकार मांग सकती ना राष्ट्रपति मांग सकता। देखो जिसने चुना है वो भी उससे जवाब नहीं मांग सकता एक बार सिलेक्ट होने के बाद। नेक्स्ट, एक बार ये हो गया। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। ये सारा अंडरलाइन कर लेना या ब्रैकेट में ले लेना इस पूरे टॉपिक को। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र, यहां से शुरू करके और असंभव तक। तो हमें पता चला कि जो चुनाव आयोग कितना ताकतवर है, देखो है ना ताकतवर। कोई पार्टी इसके ऊपर सवाल जवाब नहीं कर सकती, कोई भी मतलब और दबाव इसके ऊपर नहीं आ सकता, बिल्कुल स्वतंत्र है और ताकतवर है। न्यायपालिका मतलब कोर्ट के बराबर पावर है इसको, कोर्ट के बराबर इसको पावर मिली हुई है। और इसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसका चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। मतलब इतने अधिकार दुनिया में किसी को नहीं है जितने हमारे इलेक्शन कमीशन को मिले हुए हैं। अब ये अधिकार देखो क्या क्या है। पहला टिक कर लेना, हेडिंग में क्या रहेगा इसके, पहले वो देखो, भारत निर्वाचन आयोग अधिकार। भारत निर्वाचन आयोग अधिकार, ये वर्ड अंडरलाइन कर लेना ऊपर वाले उसमें, ताकि आपको पता चल जाए कि ये नीचे अधिकार दिए हुए हैं। पहला, निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर एक पहलू पर निर्णय लेता है। मतलब जो आपका चुनाव आयोग है वो अधिसूचना ये जारी करना कि भाई इस महीने वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, वहां उस सूचना से लेकर चुनाव करवाने, निर्वाचन क्षेत्र, और फिर उसके बाद मतदाता सूची, फिर उसके बाद नामांकन, फिर क्या होगा, फिर चुनाव, वो जो अभियान वगैरह, ये सारी प्रोसेसिंग, और जो वोट डालने का दिन होता है, फिर उसके बाद नतीजे घोषित करना, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये किसके अंडर में चलता है? ये चुनाव आयोग के अंडर में चलता है। और इससे रिलेटेड जो भी निर्णय लेने हैं वो स्वतंत्र रूप से ये खुद लेते हैं। नेक्स्ट, दूसरा, यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और उसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। इस पे टिक कर लेना। दूसरा रूल क्या है, दूसरा अधिकार इसका ये है आचार संहिता लागू करवाना। अगर कोई आचार संहिता को नहीं मानता तो उसको सजा भी दी जाती है। नेक्स्ट, चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, थर्ड पॉइंट देखो ऊपर है, चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। मान लो सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही, जो गाइडलाइन उन्होंने जारी की थी उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही चुनाव के आयोग के, तो उसको फिर से
मानने के आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। कई हो सकता है मान लो इलेक्शन के दौरान सरकार ये सोचे कि तुम्हारे जो पक्ष के लोग हैं ना, अधिकारी हैं जो तुम्हारी बात मानते हैं, उनका ट्रांसफर तुम अपने एरिया में करवा लो ताकि इलेक्शन में तुम्हें हेल्प मिल जाए। तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। आगे समझ, कोई भी सरकारी मशीनरी वो यूज नहीं कर सकते इलेक्शन के दौरान। नेक्स्ट, चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। इलेक्शन के दौरान जितने भी इलेक्शन के अंदर ड्यूटी लगती है वो सारी की सारी ड्यूटी किसके अंडर में होती है? चुनाव आयोग के अंडर में होती है, न किसी सरकार के अंडर में होते वो, ठीक है। नेक्स्ट, बस यही थे। तो ये वो 4 अधिकार हैं जो हमने इसमें पढ़े हैं, ठीक है। अब आप इनको अपने तरीके से कर सकते हो। पहला पॉइंट देखो अपने तरीके से कैसे थोड़ा सा इजी बना सकते हो। निर्वाचन आयोग चुनाव की सूचना से लेकर चुनाव की नतीजों तक की प्रक्रिया को स्वतंत्र रूप से संभालता है, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में अगर हम चेंज करके देखें, ताकि इससे जब चेंज कर एक बार पढ़ने के बाद हम उसको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे ना तो ज्यादा इजी रहेगा और वो हमें लंबे टाइम तक याद भी रहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? आचार संहिता लागू करवाना और उल्लंघन करने वालों को सजा देना, ठीक है। आचार संहिता लागू करवाना, उल्लंघन करने वालों को सजा देना। दूसरा अधिकार इस तरह से लिख सकते हो। तीसरा अधिकार क्या लिखोगे? तीसरा अधिकार सरकार के लिए दिशा निर्देश जारी करना। सरकार के लिए दिशा निर्देश जारी करना, ठीक है। और उसी के अंदर लिख लेना, और सरकारी मशीनरी या अधिकारियों के तबादले पर रोक लगाना। चौथा पॉइंट, चुनाव में तैनात अधिकारियों को अपने नियंत्रण में रखना। चुनाव में तैनात अधिकारियों को अपने नियंत्रण में रखना, ठीक है। ये इसके अधिकार हैं। आगे, पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है। मतलब पिछले 25 सालों में इसने और भी ज्यादा अच्छे से इनका यूज किया है, क्योंकि देखो जैसे जैसे कोई चीज बनती है धीरे धीरे उसमें सुधार भी आते हैं, ठीक है। कोई भी संस्था जब बनाई जाती है वो पहले ही दिन से या पहले ही साल से अच्छा काम नहीं कर पाती। बहुत सारी चीजें अपने आसपास काम करती है, अपने काम से सीखती है, कमियों से सीखती है धीरे धीरे। तो इसमें कहते हैं कि पिछले 25 सालों में तो इन्होंने बहुत ज्यादा यूज किया है इन चीजों का। साथ ही साथ उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। अब यह आम बात हो गई है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। मतलब आम बात है, आपको न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल में देखने को मिल जाएगा, सुनने को मिल जाएगा कि आज चुनाव आयोग ने उस जगह पर इलेक्शन के लिए जो उम्मीदवार थे उनको फटकार लगाई, सरकार को फटकार लगाई कि तुम गलतियां कर रहे हो। तो ये आम बात हो गई है। नेक्स्ट, अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ तो वहां फिर से मतदान का आदेश देते हैं, ठीक है। वहां वो फिर से भी मतदान क्या कर सकते हैं? करवा सकते हैं। अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है। अब देखो ये तो होगा भाई, जो शासक दल है, जिसकी सरकार होती है, उनको निर्वाचन आयोग से परेशानी क्यों होती है? क्योंकि वो अपनी मनमर्जी नहीं कर पाते, ठीक है। इस वजह से उनको परेशानी होती है। वो कहते रहते हैं भाई चुनाव आयोग तो मतलब ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, हमें बार बार परेशान कर रहा है, ऐसे है। आगे, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मानने होते हैं। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो यह संभव न था कि हमारे देश में इतने बड़े लेवल पर अच्छे तरीके से चुनाव किए जा सके। उसके बाद इस पेज में क्या दिया हुआ है? कहां पहुंचे क्या समझे। देखो, चुनाव आयोग ने 14वीं लोकसभा के गठन की अधिसूचना जारी की। बिहार के चुनाव में मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य है। चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च पर नकेल कसी। तो मतलब ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं, ये आप एक बार खुद रीड कर लेना। उसके बाद चुनाव में लोगों की भागीदारी। अब लोगों की क्या भागीदारी हो रही है चुनाव के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। चुनाव प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और
तरीका यह है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं। अब देखो, अगर कोई चुनाव, कहीं पर चुनाव होते हैं और उस जगह के जो लोग हैं, मतदाता हैं, अगर वो बहुत बड़ी संख्या में वहां पर मतदान होता है तो इसका मतलब वहां पर लोगों की भागीदारी बहुत अच्छी है। ठीक है, आप कंपैरिजन करोगे पहले वाले समय में और आज के समय में बहुत अंतर आ चुका है। अब धीरे धीरे लोग जागरूक होने लग गए हैं वोट, अपने वोट के अधिकार के लिए। अब वो वोट डालना शुरू कर रहे हैं। पहले बहुत सारे लोग वोट नहीं डालते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें क्या आता जा रहा है, परिवर्तन आता जा रहा है। चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, हर तरह का व्यक्ति अब अपना वोट का जो है उपयोग करता है। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अब देखो, जब हमें पता चल गया कि हमारे चुनाव बिल्कुल स्वतंत्र हो पाते हैं, चुनाव आयोग के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और अच्छे तरीके से होते हैं, तो लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जब अगर इनमें धांधली होगी, चुनाव में गड़बड़ियां होगी, तो लोग सोचेंगे भाई फायदा क्या, हम तो वोट डालकर आते हैं और बना किसी और को देते हैं, तो वो तो फिर गड़बड़ होगी ना, तो इसलिए वो वोट नहीं डालेंगे। लेकिन जब हमें लगेगा कि हाँ अच्छे तरीके से सारा काम है, तो हम पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट, अब इन लेखा चित्रों को देखिए और भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालिए। देखो, ये लेखा चित्र दिया गया, नीचे एक ग्राफ सा दिया हुआ है। अब यहां पर एक तरफ तो है मतदाता का प्रतिशत, मतदाता का क्या है, प्रतिशत। अब मतदाता कहां के, दो देशों के, एक तो ब्रिटेन के और एक भारत के। रेड लाइन जो है वो ब्रिटेन की है और जो कौन सी लाइन है, ब्लू, वो भारत की है। अब देखो 1991 में जो चुनाव हुए थे, हमारे यहाँ लगभग 56% लोगों ने वोट डाले थे। कितने लोगों ने, 56%। ठीक है, अब ये धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता आंकड़ा 2015 में कहां तक पहुंच गया, 66% पहुंच गया। कितना, 66%। लेकिन आप देखो ब्रिटेन जैसे विकसित देश, जो विकसित देशों में काउंट होते हैं, वहां पर ये ग्राफ क्या होने लग रहा है, डाउन होने लग रहा है। क्या होने लग रहा है, डाउन हुआ ना। देखो डाउन, पहले 78 पे था, ठीक है, 1991 के आसपास 78 पर था वो, फिर 72 पर, फिर 59 पर और फिर 66 पर। मतलब वहां चीजें डाउन जाती जा रही है। हमारा हर साल क्या हुआ है, आंकड़ा बढ़ा है। हमारा हर साल आंकड़ा क्या हुआ है, बढ़ा है, थोड़ा 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 करके बढ़ता गया। आगे दूसरा देखो, भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम के लोकतंत्र में स्थिति इससे उल्टा है। वहां पर जो गरीब और जो मतलब ये है, गरीब लोग हैं, अनपढ़ है, वो वोट कम करते हैं और पढ़े लिखे वहां पर थोड़ा सा ज्यादा वोट करते हैं। हम उसके विपरीत हैं। अब ये देखो, एक बार ग्राफ बना रखा है, इसमें भारत और अमेरिका में विभिन्न सामाजिक समूहों में मतदान प्रतिशत की तुलना। अब भारत के अंदर देखो, ऊंची, जिनको ऊंची जाति का माना जाता है वो कितने हैं, लगभग 56%। ठीक है, वहां ऊंचे किसको माना जाता है, गोरे लोगों को, तो वो कितने हैं, 60। हमारे यहाँ पिछड़ी, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, ये सारे कितने हैं, बढ़ते जा रहे हैं देखो। लेकिन उनके यहाँ घटते जा रहे हैं, उनके यहाँ क्या होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक मिनट, इसमें एक पॉइंट दिया गया, फर्स्ट पॉइंट, चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े, एक मिनट, ये पूरा पेज यही है ना, ऐसे ही, ठीक है। इसमें एक फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। मतलब चुनाव में जो भागीदारी है ना, वो किसके हिसाब से निकाली जाती है, आम लोगों ने कितने हिस्से, कितने लोगों ने वोट डाला है, उसका जो आंकड़ा होता है, उसका जो डाटा होता है, उसी से भागीदारी निकाली जाती है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया है, यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। मतलब कितने लोगों ने वोट डाला, ये कोई ज्यादा मुश्किल भरा काम नहीं है, बिल्कुल आसान है। कैसे, पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है और भारत में यह या तो स्थिर रहा है या फिर ऊपर गया है, लेकिन गिरा नहीं है कभी भी। दूसरा पॉइंट, भारत में, ये मैंने करवा दिया ना रीड,
हाँ, ये देखो, भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम के लोकतंत्र में स्थिति इससे उल्टा है। गरीब अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और अश्वेत लोगों की तुलना में काफी कम मतदान करते हैं। मतलब जो अमीर और श्वेत लोग हैं वो ज्यादा वोट करते हैं, लेकिन जो अश्वेत लोग हैं या जो हिस्पैनिक लोग हैं वो कम वोट डालते हैं वहां पर। ठीक है, मतलब जो लोग वहां थोड़े से पिछड़े हुए हैं वो कम वोट डालते हैं, और जो थोड़े से अमीर हैं, पैसे वाले, वो ज्यादा वोट। हमारे यहाँ उल्टा काम है, हमारे यहाँ अनपढ़ लोग हैं या जो मतलब गरीब लोग हैं वो ज्यादा वोट डालते हैं, पढ़े लिखे थोड़ा सा कम। नेक्स्ट, एक तीसरा पॉइंट है इसमें, भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देता है। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि एक चुनाव ही वो हमारा अधिकार है जिससे हम अपने हित के लिए अपने देश की नीतियां बनवा सकते हैं और अपनी सरकार चुन सकते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में वोट का महत्व है। उन्हें पता है, वो इस बात को समझते हैं कि देश का अगर संचालन करवाना है ना तो उसमें वोट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चौथा पॉइंट, साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। वर्ष 2004 के चुनाव में 1/3 से ज्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी की है। मतलब लोगों ने सिर्फ इलेक्शन में वोट डालने में ही नहीं, चुनाव अभियान में भी पार्टिसिपेट किया है, चाहे किसी तरह का भी भाग लिया हो। आधे से ज्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नजदीक बताया है। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। उसके बाद इसमें भी यहां पर भी एक ग्राफ दिया गया है, फोर्थ एक पाई चार्ट दिया गया है थर्ड पे। क्या आपको लगता है कि आपके वोट से फर्क पड़ता है? अब 67% लोगों का ये मानना है कि हाँ, हमारे वोट डालने से फर्क पड़ता है। सिर्फ 15% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें तो पता नहीं भी फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, और 18% ये कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नीचे वाला ग्राफ क्या बताने लग रहा है? ये बताने लग रहा है 2004 के आंकड़े कि 1996, 1998, 1999 और 2004, इसमें क्या है, भारत में चुनाव से संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग लेने वाले लोगों का प्रतिशत। ठीक है, 1996 में 8% लोग थे, फिर 98 में 13%, 99 में 21% और 2004 में 32% लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मतलब अब धीरे धीरे राजनीति के अंदर लोग थोड़े से सक्रिय होने लगे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। अब देखो, चुनावी नतीजों को स्वीकार करना क्या है? चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही है। मतलब चुनाव निष्पक्ष हुए हैं और स्वतंत्र हुए हैं, वो बात फिर किससे पता चलती है? रिजल्ट से। ठीक है, उसके नतीजे से। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से न हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही जाते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर अच्छे से चुनाव नहीं हुए, गड़बड़ हुई है चुनाव में, तो पता चल जाएगा कि जो वोट डले थे वो उसमें कौन जीतेगा? ताकतवर पार्टी जीतेगी। कौन सी पार्टी जीतेगी? ताकतवर। उसके बाद इसमें कहता है, ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती। जो पार्टी हारेगी ना, अगर उसमें उनको लगेगा कि हाँ गड़बड़ है, तो वो रिजल्ट को स्वीकार नहीं कहेंगे, वो कहेंगे जी गड़बड़ हुई है, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। ठीक है, और उसके लिए वो कुछ ना कुछ आगे भी बात बताएंगे। आगे, भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफी कुछ कह देते हैं। पहला पॉइंट देखो, भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं। मतलब जो शासक दल है ना, ज्यादातर जिसकी प्रेजेंट में सरकार होती है, वो राष्ट्रीय स्तर की हो चाहे वो प्रांतीय स्तर की हो, ज्यादातर चांसेस वो कई बार हारती ही है। उसके बाद इसमें, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 पार्टी शासक पार्टियां हारी है। मतलब जिनका राज था ना उस टाइम इलेक्शन के समय, वो हारी है, एक नई पार्टी वहां पर आई है। लगभग 2 पार्टियां 3 में से।
आगे, अमेरिका में मौजूदा चुना हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता हो। भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। जो आज के समय में विधायक, एमपी, एमएलए बने होते हैं, वो जब अगली बार इलेक्शन होते हैं उनमें से बहुत सारे तो क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। ये नहीं कि सदा से वही बनते आ रहे हों। तो इससे पता चलता है कि हाँ, सभी लोग नतीजों को स्वीकार करते हैं। दूसरा, वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हो या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम बात है। बहुत सारे पैसे वाले जो खूब पैसा लगाते हैं चुनाव के अंदर, फिर भी हार जाते हैं। ठीक है, अपराधी टाइप के जो लोग होते हैं वो भी हार जाते हैं। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। हमारे देश में देखो, जब भी रिजल्ट आता है तो जो पार्टियां हार जाती हैं वो जनादेश मानकर कि हाँ, लोगों ने हमें अब की बार अस्वीकार किया है, तो लोगों को हम पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए उन्होंने हमें हराया है, तो हम इस हार को स्वीकार करते हैं। कोई झगड़ा वगैरह नहीं करते कि हम हार गए तो हम दंगे कर देंगे, लड़ाइयां कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो अपनी हार स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। ये आपको नेक्स्ट टाइम करवाया जाएगा।